नहीं, अभी थोड़ा इश्यूज हैं इसलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। और आपका कल हम पढ़ रहे थे प्रीएम्बल, उसी को हम आगे देखेंगे। कल प्रीएम्बल का हमने एक बिगिनिंग वर्ड, एक स्टार्टिंग वर्ड हमने देखा था, जिसमें मैंने आपको हम भारत के लोग के बारे में बताया था और साथ साथ कुछ बेसिक चीजें कि किस केस में प्रीएम्बल को संविधान का अंग नहीं माना गया, किस केस में माना गया, कितनी बार संशोधन हुए और संशोधन करके आपके प्रीएम्बल में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, इन सारी चीजों को हमने कल डिस्कस किया था। तो सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे। हर्ष, प्रवीण, सुशील, आशुतोष, कविंद्र, नरेश, अमन, फनेश, आकांक्षा, निशा, ज्योति, सुखवीर, मनीषा, मितेश, अभय, सभी को मेरी तरफ से अगेन गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे और सभी लोग जो है क्लास में जल्दी से जुड़ेंगे ताकि हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हम प्रीएम्बल पढ़ रहे थे और प्रीएम्बल में प्यारे बच्चे मैंने आपको क्या क्या बताया था। प्रीएम्बल की जो अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंट्री के प्रीएम्बल को अगर आप रीड कर लेते हो, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को आप रीड कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श और आकांक्षाएं क्या हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि उद्देशिका को किसने संविधान की कुंजी कहा है, किसने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है, किसने उद्देशिका को, और भी जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट्स आपके अलग अलग मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उद्देशिका का स्रोत क्या होता है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है और उस उद्देशिका की भाषा क्या कहाँ से ली गई है। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपके उद्देशिका में 3 शब्दों को 1976 में जोड़ा गया, जिसके लिए 42वां संविधान आपके 42वां संविधान संशोधन आपके संविधान में किया गया। साथ साथ मैंने बताया था कि 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। फिर प्यारे बच्चे, मैंने आपका जो अगर हम बात करते हैं तो एक केस डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बेरोबारी केस के बारे में आपसे बात की थी और बताया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। लेकिन उसके बाद प्यारे बच्चे आपका अगला केस आया, केशवानंद केस, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपका ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को चेंज किया और साथ साथ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद को इस चीज को ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे, हमने यहाँ पे इसके डिसीजंस को देखते हुए आगे बढ़े थे और मैंने बताया था कि जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में कहा था कि संविधान की मूल आत्मा उद्देशिका है। ठीक है। आगे फिर मैंने आपको बताया कि के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री और सुभाष कश्यप ने एक स्टेटमेंट दिया कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा और उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। उसके बाद हम भारत के लोग प्यारे बच्चे इस वर्ड की तरफ हम बढ़ गए थे, जिसमें मैंने आपको इसका अर्थ बताया था और अगला शब्द आपकी प्रस्तावना का है। आगे देखिएगा, यहां पे आपको यहां तक बता दिया था कि हम भारत के लोग का मतलब है कि आपके संविधान को जो शक्ति मिल रही है वो भारत की जनता से मिल रही है, यानी कि संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। अब यहां से आज आपकी क्लास शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है। ठीक है। यानी कि हमारी जो जनता है वो संविधान को क्या दे रही है? शक्ति दे रही है और इसलिए हमारी जो संप्रभुता है, जो हमारी संप्रभुता है वो किस में निहित है? जनता में निहित है।
तथा भारतीय संविधान आपकी उसकी इच्छा का परिणाम है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के समरूप है। मैं आपको बता दूं कि एक आपका संयुक्त राष्ट्र है, उसमें एक वर्ड था हम संयुक्त राष्ट्र के लोग। तो प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से हमने क्या ले लिया, हम संयुक्त राष्ट्र के लोग की जगह हमने क्या लिख दिया, हम भारत के लोग। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द हमने कहां से लिया है, तो आप आंसर करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, शब्द कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो आंसर कीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ये आपके क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, संविधान का स्रोत कौन होता है, संविधान का स्रोत कौन होता है, ये संविधान का स्रोत कौन है। जल्दी से मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। बताइए प्यारे प्यारे से बच्चों, आंसर क्या होगा। लिखने दो मैम, लिख लीजिए, यहीं से तो शुरू हो रहा है भाई। यहां तक तो कल मैंने आपको बता दिया था, आपको लिखने का काम भी आज यहीं से करना है। तो कहां से लिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। और संविधान का स्रोत कौन है, आपको बार बार मैंने बताया है, तो बताइए। बहुत बढ़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से, यूएनओ के चार्टर से। बेटा देखकर भी गलत बता रही हैं आप हिमांशी, ये बहुत गलत बात है। यूएसए कहाँ लिखा हुआ है इसमें, यूएसए नहीं, यूएनओ है वो, यूएनओ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएनओ की बात हो रही है और आप यूएसए बता रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग जो हैं बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने कहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से। और दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर बच्चों ने बता दिया है कि मैम भारत की जनता, इंडियन पब्लिक, भारत की जनता हमारे संविधान का स्रोत है। बहुत बढ़िया बेटा, यही क्वेश्चंस आपके फोकस को दिखाते हैं कि आप कितना फोकस्ड होकर क्लास में बैठे हुए हैं और कितना चीज़ों को सुन रहे हैं। तो आप फटाफट नोट करें, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करके फटाफट आप मुझे बताएंगे कि नोट हो गया है। जल्दी जल्दी थोड़ा नोट करेंगे। और मैंने पीडीएफ एडवांस दे दी है, तो आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। जल्दी से फटाफट नोट हो गया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्यारे प्यारे बच्चों, अब देखिए आपका दूसरा शब्द आपके देश की प्रस्तावना में, एक बार प्रस्तावना में देख लेते हैं हम लोग। आपका दूसरा शब्द आपकी प्रस्तावना में देखो, पहला शब्द हमने देखा हम भारत के लोग, ये शब्द देख लिया। अब भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये आपका दूसरा वर्ड है। हमने इंग्लिश में देख लिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, और अब हम देखेंगे कौन सा वर्ड, सोवरिन वर्ड देखेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोवरिन कहते हैं। तो इस सोवरिन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं प्यारे बच्चे आपको इस वर्ड का मीनिंग केवल एक शब्द में समझाऊं तो ध्यान से सुनना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह आपका नेक्स्ट वर्ड है, जरा गौर से सुनिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि हम कह सकते हैं सोवरिन, ठीक है, हम कह सकते हैं सोवरिन, हम सोवरिन कह सकते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और इसका एक ही मतलब है इंडिपेंडेंसी।
इसका एक मतलब है स्वतंत्रता। इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप उस देश को कह सकते हो जो स्वतंत्र है। लेकिन किस चीज में स्वतंत्र है मैम? किस चीज में स्वतंत्र है? तो आप कहेंगे कि यहां पे स्वतंत्रता का मतलब है कि अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय, आंतरिक यानी कि इंटरनल, ठीक है, और बाह्य, ठीक है, बाह्य निर्णय, बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि मामले जिस देश के होते हैं वो इन मामलों में डिसीजन लेने के लिए फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, किसी के अधीन नहीं होते। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या तुम लोग स्वतंत्र हो? क्या तुम खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह सकते हो? क्या तुम कह सकते हो कि यस मैं सोवरिन कैटेगरी में आता हूं या आती हूं? क्या आप ऐसा कह सकते हो? ध्यान रखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सीधा और सीधा इंडिपेंडेंसी से है, स्वतंत्रता से है। ऐसे देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं वो अपने आपके सोवरिन कंट्रीज कहलाते हैं। बच्चे कह रहे हैं यस मैम हम स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कह रही हूं बेटा अगर आप इंडिपेंडेंसी की बात करो, स्वतंत्रता की बात करो, तो आप स्वतंत्रता की कैटेगरी में इसलिए तो आते हो कि आप आजाद देश के नागरिक हो, लेकिन आप खुद से इंडिपेंडेंट हो, खुद से स्वतंत्र हो, तो ये गलत है। कुछ बच्चों ने नहीं भी बोला है। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि अभी हम अपने मदर और फादर पर डिपेंड हैं, अभी हमारे डिसीजंस हम खुद से नहीं लेते मैम, अभी हमारे मदर और फादर लेते हैं। तो हम पूरी तरीके से अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अभी आप निर्भर हैं अपने पेरेंट्स पर। आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं, अभी आप इतने स्वतंत्र नहीं हैं कि सारे डिसीजंस आप खुद ले सके। तो आप अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं कह सकते। वो कब होगे? जब आपकी नौकरी होगी, आपका अपना घर होगा, आपके अपने डिसीजंस होंगे। जब आपके डिसीजंस सारे मैटर्स में आप खुद ले पाएंगे, उस दिन आप खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहना। क्लियर हुआ? अब इस भाषा को पढ़ लो। उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने, फटाफट आप यहां तक नोट करें कि भारत अपने, आगे की लाइन अगली स्लाइड पर है। ठीक है, जल्दी से अरे भैया नौकरी लगने के बाद भी नहीं, जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप कहीं जाके इंडिपेंडेंट हो पाते हो, और वो भी अगर वाइफ ठीक से मिल गई या लड़कियों को हस्बैंड अगर सही मिल गया कि आप अपने डिसीजंस ले सकते हो, है ना। वरना बड़ा मुश्किल होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। चलिए, लिख लिया? बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, शाबाश। आगे देखिए तो क्या लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपनी आंतरिक एवं बाह्य विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता और संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी फॉरेन पावर और अथॉरिटी इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट टू डिटरमाइन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी एंड टू मेक फ्रेंडशिप एंड ट्रीटी विद एनी नेशंस। क्या हम ये कह सकते हैं कि 1947 से पहले भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश था?
से पहले भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश था। बताइए, क्वेश्चन मार्क है इस पे। क्या हम कह सकते हैं कि भारत 1947 से पहले एक आपका सोवरेन कंट्री था? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? बच्चे कह रहे नहीं कह सकते मैम। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारे ऊपर, तो आंसर तो लिखेंगे नहीं था मैम भारत। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश उपनिवेश था यहां पर, ब्रिटिश उपनिवेश, यानी कि हम ब्रिटिशों के अधीन थे और हमारे देश में हम रहते हुए भी अपने डिसीजन नहीं ले पाते थे। हमारे लिए तो ब्रिटिश सरकार डिसीजन लेती थी। लेकिन वर्तमान में भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि वो अपने आंतरिक मामले और अपने बाह्य मामले खुद निपटाता है, किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, किसी देश का भारत पे प्रेशर नहीं है कि भारत सरकार तुम ये डिसीजन लो और ये डिसीजन मत लो। भारत सरकार अपने डिसीजन खुद लेती है। हमारा देश, आपका देश, हमारे डिसीजंस हम खुद लेते हैं और हमें किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ ट्रीटी करनी है, ये भी हमारी सरकार तय करती है। कोई और हमारे लिए आज के समय में इस बात को तय नहीं करता। यानी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, खुद डिसीजन लेंगे किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे नहीं करनी है, और किससे संधि करनी है, किससे नहीं करनी है। कोई हमें नहीं बताता कि आप ये काम करो। और अगर कोई दखलंदाजी करता है तो भारत कहता है कि ये हमारा मामला है, हम इसे खुद से सुलझा लेंगे। बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? और नोट भी करते रहना साथ साथ, और मुझे स्माइली के साथ, थम्स अप्स के साथ बता देना कि ये बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो क्या भेजना है? स्माइली और थम्स अप्स भेजने हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोर्ड पीडीएफ नहीं डली, बोर्ड पीडीएफ नहीं डली अभी तक। ठीक है, मैं आज बोलती हूं कि भाई बोर्ड पीडीएफ क्यों नहीं पड़ी है आपकी। अगर बोर्ड पीडीएफ नहीं पड़ी है तो क्यों नहीं पड़ी है, एक बार पूछा जाएगा इस चीज को। थैंक यू सो मच बच्चों। और नोट भी हो गया मैम साथ साथ, बहुत बढ़िया, वाह वाह, शाबाश। आजकल तुम होशियार हो गए हो, अब जल्दी नोट कर लेते हो, है ना। बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला हम क्या देखेंगे? अगला शब्द हम देखेंगे समाजवादी। सोशलिस्ट शब्द को हम देखेंगे। आखिर इस समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, ये हमारी प्रस्तावना में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद अगला शब्द है समाजवादी। आखिर ये क्यों जोड़ा गया हमारे संविधान की प्रस्तावना में? वाह, तुम्हारे ये हंसते हुए चेहरे देखकर मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ते पढ़ते हंस रहे हो। और ये जो स्माइली भेजते हो ना, इससे ही मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो आप लोग खुश हैं। आपको पता है, एक टीचर की खुशी स्टूडेंट्स की खुशी में होती है। और सबसे बड़ी एक टीचर की कामयाबी होती है जब स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और वो बोलता है कि मैम आज मैं सेलेक्ट हो गया हूं। और उससे भी ज्यादा खुशी, और ज्यादा खुशी, हमारी कोई सीमा नहीं रहती उस दिन खुशी की, जिस दिन आप हमारे पास खुद ये बताने आते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं और हमारी पूरी टीम इंतजार करेगी आप लोगों के सिलेक्शन का और आप लोगों के आने का। ठीक है, अब आगे सुनिए। समाजवादी सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। मैंने कल ही बताया था कि कल आपके 3 शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आपके कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं कि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है।
ठीक है। और प्यारे बच्चे, अगर हम आपको बात करें तो भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है और जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। यानी हमारा समाजवाद में हमने जो मॉडल लिया है वो नेहरू जी का कॉन्सेप्ट लिया है। तो लिखिएगा, द वर्ड सोशलिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। इंडियन सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक डायनेमिक सोशलिज्म बेस्ड ऑन नेहरू कॉन्सेप्ट। नेहरू जी के आइडिया पर, नेहरू जी के कॉन्सेप्ट पर हमने समाजवादी शब्द को अपनाया है। अब मैम ये बात आती है कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि आपको क्या करना है कि उत्पादन के साधनों का, उत्पादन या विकास के साधनों का, विकास के साधनों का समान वितरण, समान वितरण यानी कि इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, समान रूप से वितरण होना चाहिए। किसका? उन सभी संसाधनों का, उन सभी रिसोर्सेस का समान वितरण, इक्वल डिवीजन होना चाहिए जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, जो व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। और आप मुझे बताएंगे, मुझे पता है अब तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि आखिर मैम ये विकास के साधन कौन से होते हैं, आखिर ये डेवलपमेंट रिसोर्सेस क्या होते हैं जिनका आप इक्वली डिवीजन करने की बात कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, समाजवादी शब्द में जो आपके देश में अपनाया गया, समाजवादी मतलब समानता। नेहरू जी का समाजवाद का कॉन्सेप्ट कहता है इक्वालिटी, कहता है प्यारे बच्चे। तो आप मुझे बताएं, क्या आपको पता है डेवलपमेंट रिसोर्सेस क्या होते हैं? क्या आपको पता है विकास के संसाधन क्या होते हैं? जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो आप कहेंगे कि मुझे, अगर आपको अपना विकास करना है तो आपको किस किस चीज की जरूरत है? तो आप कहेंगे कि मैम मुझे अपना विकास करना है तो मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे मैम रोजगार एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे मैम उस विकास के लिए स्वच्छ पानी चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, मुझे मैम स्वच्छ एनवायरनमेंट यानी कि हम कह सकते हैं स्वच्छ वातावरण हमें चाहिए, स्वच्छ वातावरण हमें चाहिए। और मैम इसके अलावा जो भी जीवन में, और मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मुझे सुविधाएं चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तो ये सब क्या है? आपके विकास के संसाधन हैं। तो ये चीख चीख कर कह रहा है समाजवाद शब्द की सरकार को ऐसे काम करना है कि सबके पास ये सारे संसाधन हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ लोगों तक इनको दो। हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे प्योर वाटर चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि ये सब मेरे लिए जरूरी हैं, हम सबके लिए जरूरी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले की तरह नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले क्या था कि शिक्षा कुछ लोगों को मिलती थी, वो भी किसको? अपर क्लास के लोगों को। वो लोअर क्लास के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी क्लास की हो, अपर क्लास की हो या लोअर क्लास की। तो ऐसा नहीं करना है भैया, सबको इक्वल लेकर आओ, सबको बराबर दो। अगर यहां पे ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, तो सबको विकास करना है, सबको संसाधन दो। यानी कि आपके देश में जो विकास के संसाधन होते हैं उन पे सरकार का कंट्रोल करने की बात की गई है, लेकिन वो कंट्रोल इसलिए करना है कि सबको इक्वली डिवीजन हो। समझ आया बेटा? पढ़ के मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पढ़ने में कहां ज्यादातर मजा आता है।
तो बताएं जल्दी से, बात समझ में आ गई, नोट भी हो गया, बहुत बढ़िया। आप बड़े एडवांस चल रहे हो आजकल, बहुत खुशी हो रही है ये जानकर। अभी बेटा कमेंट नहीं करना है, अभी मैं आपको लास्ट में कमेंट का मौका दूंगी आज, ठीक है? लास्ट में कमेंट करना, लेकिन अभी नहीं, क्लास के बीच में नहीं, ठीक? उसके बाद आपका अगला शब्द हम देखेंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, और अगला वर्ड आपका आएगा पंथ निरपेक्ष। और पंथ निरपेक्ष शब्द भी किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये शब्द चीख चीख के क्या कह रहा है? ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, समझाऊंगी पहले। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, आर इक्वल, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म समान हैं। कौन कह रहा है? सेक्युलर वर्ड कह रहा है, सभी धर्म समान हैं। आपकी प्रस्तावना का अगला शब्द जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं, पंथ निरपेक्ष। और कोई भी अगर कंट्री पंथ निरपेक्ष कंट्री होगी, सेक्युलर कंट्री होगी, तो वो कहेगी ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। भैया तुम्हारे अपने अपने धर्म हैं, लेकिन मैं देश हूं और मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए तो सारे धर्म समान हैं। तुम आपस में मानते रहो, हिंदू मुस्लिम सिख जैन, ये ठीक है, ये तुम्हारे धर्म हो सकते हैं, लेकिन तुम ये कहो कि मेरा अपना कोई धर्म है, तो मेरा अपना कोई धर्म नहीं है, मैं तो भारत हूं और भारत में सभी धर्म आएंगे और उसमें सभी लोग समाहित होंगे। तो यहां पे देखो, यही बात ये यहां पर कहेगा। देखो यहां पर ध्यान से पढ़ना, गौर से सुनना। इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य, बेटा यहां पे ध्यान रखना, राज्य का मतलब यहां पर देश से है, यहां पे किसी स्टेट से नहीं, देश से है। यहां पर भी लिख लीजिएगा कि स्टेट का मतलब यहां पे किससे है? कंट्री से है, देश से है, पूरी कंट्री की बात हो रही है, किसी स्टेट की नहीं, इसलिए स्पेशली लिखकर बताया है। राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष, किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। यानी ये कह रहा है, देश कह रहा है, हमारा भारत देश, कि मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरे लिए सभी धर्म समान हैं। अगर आप सोच रहे हो कि राज का कोई राज धर्म है, तो हमारे देश में कोई राज धर्म नहीं है। हम भले ही भारत को कहते हैं कि भारत एक हिंदू देश है, लेकिन आपके संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हमारा देश एक हिंदू देश है। हमारे संविधान में तो पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, जो ये कह रहा है कि देश का धर्म नहीं होता। जो देश सेक्युलर कंट्री होते हैं, उनका अपना कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होता, उनके लिए सभी धर्म समान होते हैं। और प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे जो धर्म होते हैं, ये सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। समझ आया? ये आपको ध्यान रखना है, जल्दी से नोट करेंगे। अगर समझ में आ गया है तो आप मुझसे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या हम पाकिस्तान को सेक्युलर कंट्री कह सकते हैं? क्या हम पाकिस्तान को पंथ निरपेक्ष देश कह सकते हैं? हाँ या ना में आंसर करो, यस या नो। नहीं 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 नहीं, बहुत बढ़िया। जो बच्चे कह रहे हैं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं एक इस्लामिक कंट्री हूं, हमारा जो दास धर्म है वो इस्लाम है, लेकिन हमारे देश में कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। संध्या, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, आपका नहीं आ रहा है, बाकी किसी बच्चे की ऐसी कंप्लेंट नहीं आ रही है? प्लीज आप अपने उसको चेक करें फोन को। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने बोला है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सीधा कहता है कि मैं इस्लामिक कंट्री हूं।
ठीक है, पंथ निरपेक्ष। समझ में आ गया? तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। आगे अगला वर्ड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो आपसे और मुझसे जुड़ा हुआ है, हम सब से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ है, और उस शब्द को हम कहते हैं लोकतंत्र, उस शब्द को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का प्यारे प्यारे से बच्चों, सोने सोने से बच्चों, जरा यहां देखना, लिखकर बताती हूं आपको पहले, फिर आप आराम से समझोगे। डेमोक्रेसी, इसे हम कहते हैं लोकतंत्र, और प्यारे बच्चों इसका अर्थ ही होता है, इसका मीनिंग ही होता है लोगों का तंत्र। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी लोगों का तंत्र, यानी कि सिस्टम ऑफ द पीपल, सिस्टम ऑफ द पीपल, यानी कि हमारे यहां पर जो सरकारों का निर्माण होता है वो कौन करता है? मैम आप करती हैं, हम करते हैं, हमारे देश के जो नागरिक 18 या 18 वर्ष से ज्यादा के हो चुके हैं। ठीक है, शिवम काम आ जाएगा। अब ये कमेंट आप अगेन मत कीजिएगा, ध्यान से सोच सुनिए। तो यहां पे लोकतंत्र, इसका अर्थ क्या है? लोगों का तंत्र, मतलब एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जो कौन बनाता है? लोग बनाते हैं, यानी मैं और आप बनाते हैं। मैम हम कैसे सिस्टम बनाते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि आपके यहां पर लोकसभा और आपके यहां पर विधानसभा, मैंने शुरू में ही आपको बताया था, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान से समझ लो, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। मैंने आपको कल मतलब स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन दोनों का क्या होता है। तो मैम आपने हमें बताया था कि लोकसभा और विधानसभा, इन दोनों का ही डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा सरकार बनाती है केंद्र में और विधानसभा से सरकार बनती है राज्य में, और इनके कैसे इलेक्शन होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अब प्यारे प्यारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन में वोटर्स कौन होते हैं, कौन वोटर्स होते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं कि लोकसभा का सदस्य एमपी होता है और विधानसभा का सदस्य एमएलए होता है। और मैंने आपको बताया है कि एमपी और एमएलए दोनों को कौन चुनता है? कौन चुनता है? जल्दी से बताओ। और ये दोनों कौन होते हैं? जनता के प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक हम इन्हें कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, यानी कि जनता इनके द्वारा सरकार बनाती है, इनडायरेक्ट तरीके से सरकार बनाती है, इन्हें शक्ति देती है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि यहां पर मतदाता, यहां पर वोटर्स जनता होती है, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। शाबाश प्यारे बच्चों, शाबाश। यानी एमपी एमएलए को कौन चुनता है? हम। एमपी को चुनकर केंद्र में सरकार और एमएलए को चुनकर आपकी राज्य में सरकार बनती है। यानी सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। इसीलिए कहा जाता है लोगों का तंत्र। और प्यारे बच्चे आपके देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ध्यान से सुनना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है बेटा कि हम लोग खुद शासन नहीं करते, हम लोग खुद से शासन नहीं करते, हम तो एमपी एमएलए के माध्यम से शासन करते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि हम प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक के माध्यम से शासन करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन।
यानी हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार में भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारी तरफ से जाकर शासन करो। तो डेमोक्रेसी का मतलब है ऐसा तंत्र जो लोगों द्वारा बनता है। और प्यारे बच्चे, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट क्या दिया है? अब्राहम लिंकन कौन है? लिख लीजिएगा, अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। इन्होंने कहा लोगों का शासन, लोगों का शासन लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा। इंग्लिश में लिखिएगा, रूल ऑफ पब्लिक फॉर, ऐसे लिखना, रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल, और प्यारे बच्चे बाय द पीपल। लोगों का शासन लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। ये बहुत पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो लोकतंत्र चीख चीख कर कहता है कि मैं सिस्टम बनाता हूं, मैं सरकार बनाता हूं, यानी जनता सरकार बनाती है। और जनता डायरेक्टली शासन नहीं करती, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। और उसके प्रतिनिधि कौन है? एमपी और एमएलए। यही होता है बेटा डेमोक्रेसी। और अब मैं आपको पढ़कर जब बताऊंगी तो आपके छोटे से दिमाग में फिक्स हो जाएंगी चीजें। जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई? अगर आ गई तो यहां पढ़ लो। अब लोकतंत्र, लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है। ठीक है बेटा, पिछले क्लास की बोर्ड पीडीएफ आपकी पढ़ जाएगी। मैं आज बोल देती हूं कि क्यों नहीं पढ़ी पीडीएफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। 4 नहीं बेटा, 3 शब्द जोड़े गए हैं। सुभाष, आप कहां हैं? ठीक है गौरव कुमार जी, मैंने पढ़ लिया है। पिछली क्लास की बोर्ड पीडीएफ आज मैं बोल दूंगी, पढ़ जाएगी। चलो जल्दी से नोट करके बताइए कि नोट हो गया है। जनता का शासन जनता के लिए, अगर ये टफ लग रहा है तो आप अब्राहम लिंकन का ये स्टेटमेंट सिंपल भाषा में लिख सकते हो। नोट हो गया? दोनों पहुंच जाएंगे आपके पास। जो आपको बढ़िया लगे वो अपने दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, नोट हो गया। अगला वर्ड, गणराज्य क्या होता है? रिपब्लिक क्या होता है? ध्यान से सुनो, इसे पढ़ लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। आपका प्यारा सा देश, हमारा प्यारा सा देश भारत, और इस भारत में प्यारे बच्चे एक हैं आपके राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष जिन्हें इंग्लिश में कहेंगे हेड ऑफ नेशन। और आपके देश में प्यारे बच्चे जो हेड ऑफ नेशन होते हैं वो होते हैं आपके राष्ट्रपति, वो होते हैं प्यारे बच्चों आपके प्रेसिडेंट। और मैं आपको बता दूं कि आपके प्रेसिडेंट का क्या होता है? निर्वाचन।
निर्वाचन होता है, इलेक्शन होता है। और कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और ये इलेक्शन कितने सालों पर होता है? तो आप कहेंगे प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचन, प्रत्येक 5 वर्ष पर निर्वाचन। अब आप यहां पे भारत के बारे में समझे। एक देश आपका जिसने हम पे शासन किया, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको यहां पे कौन कहते हैं? या तो राजा या फिर रानी होती है, यानी हम लिख सकते हैं किंग या फिर क्वीन। और प्यारे बच्चे, यहां पे राष्ट्राध्यक्ष का जो पद है यह आपका वंशानुगत है, यानी ये आपका हेरिडेटरी पोस्ट है, हेरिडेटरी पोस्ट है ब्रिटेन में। अब ध्यान से सुनो। फिर एक देश है अमेरिका, वहां पर भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब आप मेरी बात को सुनेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करते हुए अपने दिमाग में चीजों को फिट करेंगे। इसमें क्या लिखा है देखो, अब पढ़ो। भारत एक गणराज्य है, इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। मतलब हमारे यहाँ हेरिडेटरी नहीं है, हमारे यहाँ कैसी है ये पोस्ट? इलेक्टेड पोस्ट है। हेरिडेटरी कहां पर है? ब्रिटेन के अंदर हेरिडेटरी पोस्ट है, यानी कि राजा का बेटा ही अगला राजा होगा, या रानी की बेटी या बेटा ही अगला राजा होगा, अगला राष्ट्राध्यक्ष होगा। जैसे ए का बेटा बी की बेटी सी का बेटा डी, तो ये क्रम से चलते रहेंगे। तो आपसे मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, कैसा होता है? जहां पर राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होगा वो देश रिपब्लिक कंट्री होगा। अब निर्वाचन चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि ये जो पद है ये पद कैसा होना चाहिए? ये पद निर्वाचित होना चाहिए। अगर ये पद निर्वाचित है तो वो कंट्री आपकी रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन अगर ये निर्वाचित नहीं है तो फिर वो कंट्री रिपब्लिक कंट्री नहीं है। तो अब मुझे आंसर दो कि क्या आप ब्रिटेन को रिपब्लिक कंट्री कह सकते हो? क्या आप ब्रिटेन को रिपब्लिक कंट्री कह सकते हो? यस या नो? ब्रिटेन में निर्वाचित नहीं है, वंशानुगत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो राजा का बेटा ही राजा, फिर उसका बेटा या बेटी ही राजा, इस तरीके से। नहीं नहीं नहीं, सबने आंसर किया है। क्यों? क्योंकि वहां राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत है। अमेरिका को हम रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं? फिर से अगेन आंसर करो। अमेरिका को रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं और भारत को रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं? क्या अमेरिका और भारत को रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं? जल्दी से आंसर करेंगे। क्या अमेरिका और भारत को रिपब्लिक कंट्री कह सकते हैं? और आपने नोट कर लिया, ये मुझे आ गया है, तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। बताइए जल्दी से। यस 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 यस, सबका आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। यानी आप बातों को समझ गए हो। अब आगे सुनो। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को अब हम कुछ न्याय देंगे। और वो न्याय क्या होंगे प्यारे बच्चे? उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो न्याय कौन कौन से हैं। ठीक है,
अब वो न्याय कौन कौन से हैं जरा उनके बारे में सुन लो और देखो ऊपर क्या लिखा है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय, स्वतंत्रता और समानता, क्या क्या दिया गया है। अब हम देखेंगे कि हमें क्या क्या स्वतंत्रता है। और यहाँ स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्वतंत्रता की इंग्लिश लिखेंगे लिबर्टी, क्योंकि एक स्वतंत्रता की इंग्लिश होगी फ्रीडम और यहाँ पे आपकी स्वतंत्रता है लिबर्टी। कंफ्यूज नहीं होना है। लिबर्टी 5 प्रकार की होती है और फ्रीडम 6 प्रकार की। इसलिए स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं बोल रही हूं कि स्वतंत्रता का मतलब, यहां पे देखो, यहां पे भी मैं ठीक करूंगी, फ्रीडम हुआ है इंग्लिश में, हम यहां लिखेंगे लिबर्टी। फ्रीडम क्योंकि प्यारे बच्चे 6 प्रकार की है और लिबर्टी आपकी 5 प्रकार की है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो सही है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी ये देखना होगा एग्जाम में कि आपसे लिबर्टी पूछा गया है या फ्रीडम, क्योंकि दोनों की हिंदी स्वतंत्रता है। ध्यान से सुनिए। अब संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है और प्यारे बच्चे स्वतंत्रता, समानता और क्या दिया गया है यहां पर, आपका न्याय। ठीक है, समानता यानी कि इक्वालिटी और किसकी बात की गई है, न्याय की, यानी कि जस्टिस। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि आपके यहां पर जस्टिस कितने प्रकार के हैं, आपके यहां पर समानता कितने प्रकार की है और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। अब देखो यहां पर जस्टिस, न्याय 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। न्याय की बात आपकी स्वतंत्रता में यहां पर, न्याय में 3 प्रकार की, आपकी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं। और वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं जरा देखना। 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं जरा देखना प्यारे बच्चे। अब देखिए, हाँ, पहला है सामाजिक न्याय और दूसरा है आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। यानी कि आपके संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 3 टाइप जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जस्टिस देयर आर 3 टाइप्स एज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मैम इनका मतलब क्या होता है। सामाजिक, ध्यान से सुनो, सामाजिक न्याय कब मिलेगा, जब भेदभाव खत्म, जब ऊंच नीच, जाति पाति, जात धर्म ये सब खत्म हो जाएगा, उस दिन लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि न्याय समाज में आप देखते हो कि आज भी समानता नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है सामाजिक समानता से। और सामाजिक समानता कब मिलेगी, सामाजिक न्याय कब मिलेगा, जब मैम समाज में भेदभाव खत्म होगा, जब समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद आर्थिक, जब गरीब और अमीर के बीच भेदभाव खत्म होगा, जब हम गरीब और अमीर व्यक्तियों को एक नजर से देखेंगे, तब हमें आर्थिक न्याय मिलेगा। और प्यारे बच्चे, राजनीतिक न्याय हमें कुछ हद तक मिल चुका है, जैसे कि सभी को मतदान करने का अधिकार है, सभी को चुनावों में भाग लेने का अधिकार है, सभी को, अगर आपके अंदर वो योग्यता है, वो क्वालिफिकेशन है जो आप किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए चाहिए होती है, तो आप इलेक्शन भी लड़ सकते हो। तो राजनीतिक अधिकार हमें मिले हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय अभी हमें पूरी तरीके से नहीं मिला है। राजनीतिक न्याय भी कुछ हद तक मिला है, आप ये नहीं कह सकते कि पूर्ण तरीके से मिल गया है, क्योंकि पॉलिटिकल में आजकल जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, योग्यता कम काम आती है। ठीक है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जिस दिन लोगों को मिल जाएगा, उस दिन देश का कल्याण हो जाएगा। तो 3 प्रकार के न्याय हैं। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार के, सीधा सीधा पूछा जाता है। अब न्याय के बाद किसकी बात है, स्वतंत्रता की। आगे देखो,
स्वतंत्रता, यहां पर भी ठीक करेंगे बेटा, इसको लिबर्टी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने हैं, सीधा सीधा पूछा जाता है कितने प्रकार की लिबर्टी या स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार। कौन कौन सी है देखो, विचार यानी कि थॉट, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, विश्वास बिलीफ, धर्म रिलीजन, उपासना वर्शिप। ये 5 प्रकार की आपकी क्या दी गई है, लिबर्टी। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपके दिमाग में कोई भी थॉट आ सकता है, आप उसे नहीं रोक पाएंगे, आपको स्वतंत्रता है सोचने की, आप कुछ भी सोचो। क्या हम रोक पाते हैं? कई बार हम बहुत नेगेटिव होते हैं और सोचते हैं नहीं सोचना नहीं सोचना, लेकिन फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप उन विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये कह रहा है कि आप अपने विचारों में कुछ भी चीजें सोच सकते हो, लेकिन बेटा ध्यान रखो हमेशा अच्छा सोचो। फिर उसके बाद में आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, दूसरों से कह सकते हो, दूसरों से कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा मत बोलना कि तुम्हें डंडे पड़े, तुम्हारी पिटाई हो जाए। बोलने से पहले क्या बोलते हैं लोग कि सोचो आप कहां पर क्या बोल रहे हो। तो अपने विचार आप ऐसी जगह व्यक्त करने लगो कि तुम्हारे बोलने से देश में दंगे हो जाएं, तुम्हारे देश से, तुम्हारे बोलने से लोग आपस में लड़ने लगे, या तुम किसी लड़की को कुछ बोल दो फिर तुम्हारी पिटाई हो जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं बोलना है। कई बार तुम घर पे भी पिट जाते हो मम्मी से, मम्मी बोलती है कम बोलो, तुम बोलते हो नहीं मैं तो ज्यादा बोलूंगा, फिर तुम्हारी पिटाई पड़ती है खूब। तो बोलने से पहले सोचना है, ठीक है। उसके बाद आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिस पे चाहे विश्वास कर सकते हो। फिर अगला बोला है धर्म, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, है ना, आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हो, और उस रिलीजन के अनुसार जो भी आपका रिलीजन है, आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, जो भी आपका धर्म है उसके अनुसार आप उपासना कर सकते हो। उपासना का मतलब किससे है, वर्शिप यानी कि पूजा पाठ कर सकते हो। तो आपको सोचने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, और धर्म के अनुसार पूजा पाठ उपासना करने की स्वतंत्रता है। क्लियर है? हंसी आ रही है? मम्मी के झाड़ू चप्पल सब समझ में आ रहा है, याद आ रही है, क्योंकि कुछ भी पड़ जाता है ना जब हम ज्यादा बोलते हैं। आगे देखिए, उसके बाद आपकी समानता, इक्वालिटी की बात हो रही है। और प्यारे बच्चे, आपकी प्रस्तावना कहती है कि 2 प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी। अब पहले समझो प्रतिष्ठा क्या होती है। हर एक व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, और जो व्यक्ति किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएगा उसे सजा दी जाएगी। मतलब आप किसी का अपमान नहीं कर सकते हो। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा है और आप उसकी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। यह प्रतिष्ठा सबको समान रूप से प्राप्त है। आप किसी को आज के समय में गलत नहीं बोल सकते। बोल के देखो, पता चल जाएगा जब फाइन लगेगा और जेल में जाओगे, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अवसर की, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। और यह अपॉर्चुनिटी किस में, तो कह रहा है रोजगार के लिए, कह रहा है एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार में भी सबको समानता होनी चाहिए। और ये एम्प्लॉयमेंट कैसा, यानी सिंपल बोलूं तो सरकारी नौकरी जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो इस सरकारी नौकरी में बताओ किसी के साथ भेदभाव होता है? नहीं होता। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आपके पास योग्यता है, तो आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हो, या आप मेल हो या आप फीमेल हो, सभी लोग क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सब आपको प्यारे बच्चे कौन कह रहा है, प्रस्तावना आपको दे रही है। और ये सब चीजें भी आप आगे भी पढ़ोगे। अवसर की समानता फिर से आएगी प्यारे बच्चे।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे की बातें हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज हम यहीं रखते हैं। कल आपका प्रस्तावना खत्म और कल ही एक नया टॉपिक शुरू होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कल मैं आपको बताऊंगी कि आपका भारत देश कैसे बना, उसमें कैसे राज्य बने, कैसे केंद्र शासित प्रदेश बने, पहले की स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है, सब कुछ कल की क्लास में बताऊंगी। आई होप आपको क्लास में अच्छा लगा हो, चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज के लिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। मंडे को सेम टाइम पर आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, कोशिश कर रही हूं कि हिस्ट्री की क्लास आपकी अलग टाइम पे शिफ्ट हो सके, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।